दोस्तों, जंगल और आदिवासी दोनों का एक अभिन्न अटूट रिश्ता रहा। हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय जंगल में अधिवास करता रहा है, निवास करता रहा है और हजारों वर्षों से जंगल का संरक्षण होता रहा। लेकिन आधुनिक दौर में या आधुनिक युग में वह जंगल जो आदिवासी समुदाय का रैन बसेरा होता था, अधिवास होता था, उसको लेकर नियमों का निर्माण की शुरुआत हुई। 1878 में पहली बार जंगल संरक्षण को लेकर फॉरेस्ट एक्ट बनता है और उस फॉरेस्ट एक्ट के बाद बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय को, जंगल में रहने वाले दूसरी जातियों को जंगल से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाता है। आदिवासी समुदाय जंगल से बाहर होता है, उसकी अपना स्ट्रगल होता है और यही वो डेडलाइन है जब जंगल का जो एरिया है उसमें हरास की शुरुआत भी होती है। दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर के सभागार में झारखंड वनाधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय चर्चा हो रही है और इस चर्चा में पूरे झारखंड से फॉरेस्ट एक्ट पर, फूड एक्ट पर और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वे पहुंचे हुए हैं और फॉरेस्ट ये जो फॉरेस्ट एक्ट है और खासकर 2006 का, उसके कार्यान्वयन में क्या विसंगतियां आ रही है, क्या चुनौतियां आ रही है और क्यों पट्टा नहीं दिया जा रहा है आदिवासी समुदाय को, इसको लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही है। इस वक्त हमारे साथ है जेम्स हेरेन जी। जेम्स हेरेन जी लंबे समय से फूड एक्ट पर भी काम करते रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट पर भी काम कर रहे हैं और आदिवासी समाज के जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी इनकी सक्रियता बनी रहती है। तो जेम्स भाई जी, ये जो चर्चा हो रही है आज जी और एक दिवसीय कार्यशाला का, हाँ। ये क्या है, ये झारखंड वनाधिकार कानून 2006 है ना, इसके ऊपर भी चर्चा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इसमें जो एक नियम था पट्टा देने का, जी बिल्कुल, इसमें क्या चुनौतियां आ रही है, क्या आदिवासी समुदाय को वास्तव में पट्टा मिल पा रहा है? देवेंद्र भाई, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार। और आपको भी। आज गंभीर चर्चा हो रही है 2026 को ये वन अधिनियम जो वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है 2006, उसके 20 साल पूरे हो जाए। अच्छा, एक तरीके से युवा अवस्था हो जाएगा। नहीं उसके ठीक है, इसको आप शुरुआत कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो पहला फॉरेस्ट एक्ट बनता है 1878, उसके बाद बनता है शायद 1972, इसकी सीक्वेंस को थोड़ा हमें समझा दें। वही सब देखेंगे तो सबसे पहला अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में कानून बनाया था 1865 में। अच्छा, इंपीरियल फॉरेस्ट एक्ट। इंपीरियल फॉरेस्ट एक्ट। अच्छा अच्छा। और फिर इसको 10 साल बाद करीब 1878 में इसी को विस्तारित करते हुए इन्होंने इस कानून को और मजबूती प्रदान किया और ये प्रदान करते हुए आपका आगे बढ़ता है जैसे जैसे अंग्रेजों का राज जाता है। बेसिकली इसका वनों का सरकार इसको संसाधन के रूप में, सॉरी, तो इसको ब्रिटिश सरकार अपने लाभ के लिए इसको कानून के रूप में इसको बांधा और अलग अलग समय में होते हुए आज जिस कानून से भारत में लोग अनुशासित हो रहे हैं, शासन हो रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अच्छा, 2025 है, 2 साल बाद इन लोग भी अपना 100 साल मनाएंगे। आजाद भारत में आप देखेंगे तो 1952 में जब ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश तो आप समझ सकते हैं कि किस मकसद से कोई भी कानून बनाया। तो भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद तो वो जो जन सरोकार के लिए कानून नहीं तो वैसे कानूनों को भारत सरकार को खारिज कर देना चाहिए, विलोपित कर देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने उसको
और मजबूती प्रदान करते हुए 1952 में एक वन नीति बनाया है। उसमें जो भी आपका फॉरेस्ट नाका से माध्यम से वन पदार्थ जाते हैं वो सबको टैक्सेशन का 1927 से 1952 में सबको अपग्रेड करते गए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना और इसके तहत जितने भी देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं टाइगर प्रोजेक्ट है, कहीं हाथी के लिए है, व्याघ्र परियोजना है, ऐसे अलग अलग वन्य जीवों के लिए क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। और जहां जहां पे संरक्षित किया गया वहां के जो निवासी हैं वो तो लोग तो वहीं बसे रहे, सदियों से बसते रहे हैं, तो वहां के जो सामान्य अधिकार थे उनसे उन लोगों को वंचित कर दिया गया। अच्छा, सामान्य अधिकार क्या है? वन के बिना आदिवासी पानी बिन मछली जैसा जिंदा नहीं रह सकता है। पत्ती है, जड़ी बूटी है, फल फूल है, जलावन है, घर बनाने के है, खेती बाड़ी के सामान है, ये तमाम चीजें वो जंगल से ही हासिल करता है। तो जो जो इस तरह के सेंचुरी घोषित हुए वहां पे लोगों के अधिकारों को एकदम सीमित कर दिया गया कि आप ये बहुत कम चीजों के लिए उपभोग कर सकते हैं। 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम बना और 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति बना, संयुक्त वन प्रबंधन नीति बना। तो ये तमाम चीजों के बावजूद एक तरीके से 80 वन संरक्षण अधिनियम ये महसूस किया गया कि जब तक वहां का समुदाय इसमें भागीदारी नहीं निभाएगा तब तक हम जंगलों को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि जब से कानून बना है वनों का डिक्लाइन हुआ है पूरे देश में, और देश ही नहीं दुनिया में डिक्लाइन हो रहा है। जितने कानून बनते गए वन उतनी खत्म होते। हाँ, जिसकी जिम्मेदारी थी वो उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए और आपका तब समुदाय को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, भागीदारी निभाने के लिए संयुक्त प्रबंधन नीति 1988 बना। उसमें एक था कि जो भी जंगल से वन उत्पाद होंगे वो उसका जो राजस्व होगा 25% हिस्सा हम वहाँ के समुदाय को देंगे। लेकिन उसका भी मालिक कौन होता है? आपका वन विभाग होता है, मतलब वहां चेक सिग्नेचरी में वन विभाग होता है। तो उसकी पारदर्शिता नहीं रही और एक तरीके से गांव का जो मंगरा बुधवा है उसमें सिर्फ साइन करता था और वन विभाग के लोग क्या करते हैं उसके कोई किसी को पता नहीं चलता। और तभी आपका 2002 में सुप्रीम कोर्ट में कोई एक केस चल रहा था, उसमें जितना भी आदिवासी इलाके हैं जहां जहां पे इन लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासियों को अतिक्रमणकारी का एक कलंक लगा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि जितना भी जंगल में अतिक्रमण किए हुए हैं सबको जल्दी से खाली करवा दो। तो सदियों से जिसका जंगलों के साथ रिश्ता रहा है, जीने का, मरने का, वो तमाम अधिकारों से उसको आप वंचित कर दिए। तो आदिवासी क्षेत्रों में काफी उबाल पड़ा और उस उबाल की वजह से लोगों ने देश भर में अलग अलग तरीके से लोकतांत्रिक आंदोलन किए और उस समय 2004 में यूपीए की सरकार बनी और ये आंदोलन चल ही रहा था। तब ये आंदोलन का परिणाम है कि 2006 में वन अधिकार कानून 2006 बना है, जिसमें ये प्रस्तावना में ही स्वीकार किया गया है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। उस ऐतिहासिक अन्याय से आज हम लोगों को एक नई आजादी दे रहे हैं, ये कानून की मुख्य मकसद। ठीक, कानून बन गया, बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत क्या है? क्या वो वनाधिकार के कानून के तहत जो पट्टा देने की बात थी, कितने पट्टे झारखंड में वितरित हुए और खासकर आदिवासी समुदाय या जो मूलवासी समुदाय का उसको इसका लाभ मिला? अब जहां तक पट्टा देने की बात या अधिकार पत्र की बात हम लोग बोल रहे हैं, और झारखंड में हमारे पास तात्कालिक आंकड़े हैं जो आदिवासी मंत्रालय समय समय पर समीक्षा करता है। उसमें 30 मई 2025 को एक समीक्षा बैठक हुई थी भारत सरकार में और उसमें झारखंड का जो प्रतिवेदन है, झारखंड को जो स्थिति है, अद्यतन स्थिति है जो वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन की राज्यवार स्थिति के ऊपर में, तो उसमें झारखंड सरकार ने ये आंकड़ा दिया है कि शुरुआत से लेकर के उस तिथि तक कुल 1,07,032 व्यक्तिगत दावे हमारे अलग अलग अनुमंडल स्तरीय समितियों में आए थे। उन 1,07,032 अभिलेखों में से हमने 59,866 अधिकार पत्र निपटा दिया, मतलब उनको मिल गया। ये झारखंड सरकार का दावा है, ये व्यक्तिगत दावा।
और सामुदायिक दावा में उन्होंने कहा है कि 3000 7024 अभिलेख हमारे पास आए थे। उन 3724 अभिलेखों में से हमने 2104 दावा निपटारा कर दिए हैं, मतलब समुदायों को दे दिया है, ये उनका दावा। कितना कितना 2104 3724 में से। अच्छा, तो ये अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो दोनों का परसेंटेज लगभग बराबर आता है, 56% आता है, व्यक्तिगत चाहे सामुदायिक का। ये उनका दावा है, सरकार का दावा। लेकिन जब हमारे जैसे जो जमीन पर कार्य करते हैं उन लोग जब इस आंकड़े के ऊपर में थोड़ा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि इसमें कहीं पर भी इन्होंने ये परिलक्षित नहीं किया है, ये उल्लेख नहीं किया है कि कितना एरिया का दावा इन्होंने किया था और कितना एरिया दिया है, कितना रकबा हमने दिया, इसका इन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं किया, दोनों में, व्यक्तिगत में ना सामुदायिक में। तो क्रियान्वयन की जमीनी हालात ये है कि बड़े पैमाने पर आपका रकबा में कटौती किया गया है, व्यक्तिगत अधिकार में, और सामुदायिक अधिकार में अधिकार पर कटौती किया गया। अधिकार कटौती से मेरा मतलब है इसमें पूरा मालिकाना हक है जंगल पर, मतलब जो भी आप वहां से लघु वन उत्पाद संग्रहित करते हैं उसका आप मालिक हैं, उसका आप बाजार मूल्य तय करेंगे, उसका आप बेचेंगे मतलब कलेक्टिव करके, कोऑपरेटिव करके, जैसे भी उसका ट्रांजिट परमिट पहले वन विभाग बनाता था, अब ये ग्राम सभा करेंगे। इस तरह का पूरा संसाधनों पर अधिकार और उसके प्रबंधन का मतलब कैसे उसको मैनेज करेंगे, किस तरह का पेड़ पौधे लगेंगे, फल लगेंगे, ये पूरा ग्राम सभाओं को अधिकार की बात कानून में कहा गया 3(1) गा में। तो प्रबंधन का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया, तो इसको बोला है कि अधिकारों पर कटौती। रकबा में तो कटौती किया ही है, अधिकारों में जबरदस्त कटौती किया है। उदाहरण के लिए मैं आपको गढ़वा जिला लिए चलता हूँ। 2024 का 9 अगस्त जो था उसमें इन्होंने 56 सामुदायिक अधिकार ग्राम सभाओं को निर्गत किया है। ये उनका पूरा राज्य में बड़ा दावा होता है कि हमने सबसे ज्यादा दिया और सबसे ज्यादा एरिया दिया है। लेकिन जब उसके अंदर आप घुस के देखेंगे तो क्या दिया है कि आपको महुआ चुनने का अधिकार रहेगा, आपको पत्ता लाने का अधिकार रहेगा, मवेशी चराने का अधिकार रहेगा, सिर्फ यही का है। वो प्रबंधन का अधिकार और इसका मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं दिया है। तो इसको बोल रहे हैं अधिकारों में कटौती। तो ये आपका झारखंड में कमोबेश वही स्थिति है। लातेहार का ये जो महुआडांड इलाका में है, गारू इलाका में है, वहां का भी आप जो उनका पट्टा देखेंगे तो इसी तरह का वेग में अधिकार दिया गया। तो झारखंड में यहाँ जो चर्चा चल रहा है, पूरे राज्य भर का हम लोग के पास में आंकड़े एकत्रित हैं, उसमें ऐसे हैं मतलब शर्तों के साथ कई जिलों में दिया। और सेंट्रल कानून है तो एक तरह का अधिकार रहेगा ना, तो आप किसी जिला में कुछ और दे रहे हैं, किसी लातेहार में कुछ और दे रहे हैं, अच्छा, कुछ और दे रहे हैं। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जब वन पट्टा का वितरण हो रहा है तो कुछ दूसरे अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरे तरह का अधिकार है। हजारीबाग में कुछ दूसरे तरह का। ये जो डिस्पैरिटी है ये क्यों है? ये मुझे लगता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं इस कानून को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कानून की मंशा है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें राज्य सरकार की बड़ी विफलता है कि अपने अधिकारियों को उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इनको चाहिए था कि एक मॉडल और बजाबते जन संगठनों ने बना करके दिया भी कि किस फॉर्मेट में ग्राम सभाओं का अधिकार देना। तो इसमें वो भी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है और हर अधिकारी अपने तरीके से इसको परिभाषित कर। एक जो दूसरी समस्या इधर आई है, आपने भी कहा, मैंने भी शुरू में बोला, 1878 में पहले हमारे फॉरेस्ट एक्ट बनता है। हाँ। और उसके बाद आदिवासी समुदाय को एक बड़ी संख्या में जंगल से बाहर का रास्ता दिखलाया जाता है। इसी क्रम में सारंडा में या मनोहरपुर में कहें तो बड़ी संख्या में आदिवासियों को उनके गांव से बाहर कर दिया गया, जंगल से बाहर कर दिया गया। आदिवासी लंबे अरसे तक बाहर तो रहे पर जाकर जंगल में जो उनका पैतृक आवास था, वहां जो देवता था उनका पितर है, उसका वो पूजा करते रहे जी। है ना, जाते यानी वो गांव को भूले नहीं बिल्कुल। बाद में 1972 में शायद एक एक्ट बनता है और देवेंद्र मांझी उस एक्ट के माध्यम से वे जो ग्रामीण थे उनको फिर से उस गांव में ले जाते हैं। बाद में देवेंद्र मांझी की शहादत होती है और
लेकिन जो बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि वहां उसी सारंडा के जंगल में एक सेंचुरी का निर्माण किया जाना है, विस्तारीकरण किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार निर्देश दे रही है। अब वो जो 40 गांव बस गए हैं उनके सामने चिंता है कि वे जो वहां निवास करते थे तो ये तो पत्थर अपना पहचान लिए जी। पर सरकार के जो अधिकारी हैं उनके दस्तावेज को नहीं पहचान सके। और इधर जब रह रहे 40 मैंने 25-30 वर्ष हो गए उनके 35 वर्ष, हाँ। अब तक उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। तो सेंचुरी का निर्माण होगा तो पहला तलवार तो इस 40 गांव पर गिरेगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। ये सही बात है, लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि जो कोल्हान क्षेत्र है वो हो समुदाय के लोग हैं, वो समुदाय निवास करते हैं और वो समुदाय ऐतिहासिक कालों से अपने वजूद की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। और उसी का परिणाम भी है जो देवेंद्र मांझी ने जिस तरीके से वापस गांव चलो का नारा दे करके लोगों को वहां ले जा करके बसाया, और इसमें जो आज वन अधिकार कानून बना है उसकी एक बड़ी भूमिका थी। तो मुझे ये भरोसा है कि लोग संघर्ष करके अपने वजूद को बचा पाएंगे। हालांकि पूरा सिस्टम वो उसको कारपोरेट परस्त बोलेंगे, पूंजीपतियों का दखल अंदाजी बोलेंगे, वो पूरा प्रयास कर रहा है कि कोर्ट के जरिए अधिकारियों को कन्विंस करके वो पूरा एरिया को सेंचुरी घोषित कराना चाह रहा है, एरिया को विस्तारीकरण करना चाह रहा है। लेकिन आदिवासी खासकर हो समुदाय के लोग संघर्ष के बदौलत अपनी जीत हासिल करेंगे। मैं भी देवेंद्र मांझी की तरह और कई लोग अपनी शहादत देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपनी विरासत को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। और आदिवासियों के पास संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है जो उनके अस्तित्व को बचा पाएगा, जल जंगल जमीन को बचा पाएगा। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि वो सिर्फ अपना अस्तित्व नहीं बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को आज जो आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट छा रहा है उसमें ऐसे ही पूंजीपति और कारपोरेट और बड़े उद्योग घराने पूरी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें आदिवासी अगर इन जंगल की धरोहरों को बचाने का कोशिश कर रहा है तो एक तरीके से ये संवैधानिक काम कर रहा है। संवैधानिक काम कैसे कर रहा है, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा। संविधान में जहाँ नागरिकों का मूल कर्तव्य है, एक अनुच्छेद 51 काम, उसमें साफ बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य वन जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो जो लोग आपका संविधान के ही 48 काम में राज्य को इन वन संसाधनों को सुरक्षा रक्षा करने का जिम्मेदारी दी गई है, वो राज्य अपना दायित्व नहीं कर रहा है। वहां पे आदिवासी जंगलों को बचा करके, भले वो संविधान नहीं पढ़ा होगा लेकिन वो रक्षा सदियों से करते रहा है, उसकी आदत में है, आगे भी रक्षा करने की कोशिश एक सवाल मेरा यह भी होगा कि जो जिस सेंचुरी निर्माण की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की हो रही है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या वास्तव में वन जीवों का संरक्षण करना है, जंगल का संरक्षण करना है, या इसकी पूरी मंशा महज इतनी है कि आदिवासी को बाहर करना है? क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग, मुझे तो सरकार की ऐसे परियोजनाओं पर हंसी आती है जहां एक जगह पे ये लोग लोक लुभावन चीजों को पेश करके दुनिया से सहानुभूति बटोर लेते हैं, वहीं पे ये सेंचुरी महज एक बहाना है। असली निशाना है आदिवासियों को वहां से बेदखल करना, उनके जीविकोपार्जन और उनके अस्तित्व को खत्म करना। जैसे अमेरिका में रेड इंडियन को खत्म किया गया, वैसे एक पूरा नरसंहार चल रहा है और उसका ये हिस्सा है। सेंचुरी तो एक बहाना है और आदिवासियों को खत्म करके वहां आपका माइनिंग जो है, पूरे ऐसे इलाके में आपका जमीन के अंदर तरह तरह के माइनिंग है, उस माइनिंग पे कारपोरेट का नजर, तो सेंचुरी महज एक बहाना है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष, और खासकर तब जब वो कोल्हान का इलाका भी है, बिल क्लिंटन रूल भी लागू होता है, तो उस हालत में तो उसके लिए स्पेसिफिक लॉज भी है, उसे भी देखा जाना चाहिए था। तो सरकार ने इसका रेफरेंस कोर्ट में क्यों नहीं दिया? देखिए, आज की हालत में मैं मतलब न्यायिक फोरम को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके के लोग वहां पे हैं तो लोगों का न्याय पर से भरोसा उठता रहा है और यहाँ पर भी वो बू आती है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
कि सेंचुरी घोषित करना, ठीक है, सेंचुरी घोषित करना, तो सेंचुरी के अंदर भी तो लोग रह सकते हैं। लोग तो सदियों से रहते रहे और जंगल के साथ, जानवरों के साथ उनका लेन देन का रिश्ता रहा। लेन देन इन द सेंस कि कहीं पे बाघ है तो वो भी ग्रामीणों का कभी बकरी पकड़ लिया, कभी जानवर खा लिया, और लोग भी कभी जंगली जानवर को बहुत तंग कर रहा है तो उसको हत्या कर देते हैं। तो एक तरीके से लेन देन का रिश्ता रहा है। कहीं पर भी हम तो यहाँ तक देखे हैं कि जहां पे मानव बसाहट है उसी के सराउंडिंग में आपका जंगली जानवर भी रहना पसंद करता है। यहाँ तक लोग, अनुभवी लोग बताते हैं। तो सेंचुरी कहीं से भी आपका लोगों के कारण खतरा नहीं है, सेंचुरी के अंदर भी लोग रह सकते हैं, ये सहअस्तित्व कायम रहना चाहिए। तो फिर वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? हाँ, तो लोगों को वहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे? तो अभी तो हटाने की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ बनाने की बात हुई, विरोध तो पहले शुरू हो गया। यही तो बात है। आशंकित हैं लोग, जो आपका इतिहास कालों से झेलते आए हैं वो रातों रात कैसे खत्म होगा? जो उनके साथ अन्याय होता रहा है, लोग, सरकारें या शासक हमेशा यही करता रहा है, इसलिए लोग सशंकित है और इसलिए विरोध कर रहे हैं पूरे। और अभी तो मैंने अखबार में भी देखा कि पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें वित्त मंत्री माननीय राधा किशन किशोर, आपका दीपिका पांडे सिंह, ये सब लोग गए हुए थे और इन्होंने भी उनको आश्वासन दे करके आया है कि आपके अधिकारों की, हितों की रक्षा की जाएगी। तो एक मैसेज तो उन्होंने दे दिया, मतलब स्थानीय लोगों ने दे दिया कि ये जो आप कर रहे हैं वो सरकार बहुत सही नहीं कर रही है। हमारे नहीं, सरकार, यहाँ सरकार, इसलिए हम सरकार से बचने की कोशिश, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कर रही है। हमारा जो जानना है कि सरकार क्या पूरी वस्तु स्थिति से सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं करवा पाई, क्या फैक्ट्स नहीं बता पाई, बिल क्लिंटन रूल, दूसरे जो कानून है 5वीं अनुसूची का, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह वहां टकराहट पैदा होगी कानून में, इससे अवगत नहीं करवा पाई। क्या इस तरह की भूल सरकार के पक्ष से हो गई क्या? जब हम एक माइलस्टोन के रूप में 2019 का जो यही वन मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था, जिसमें वन अधिकार कानून में जो दावे किए गए थे उनको रिजेक्ट किया गया था, उसमें यही कमजोरी निकल करके आया था कि सरकार आदिवासियों का पक्ष नहीं रख पाती है। तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर ये कमजोरी सरकार की विफलता है कि जो उनके पारंपरिक कानून है, जो कस्टमरी लॉ है, जो संथाल पर जो विल्किंसन रूल है, जो ग्राम सभा का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार आदिवासियों का है, उन तमाम चीजों को अगर कायदे से रखते तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो यहाँ पे सरकार की विफलता दिखाई दे रही। तो ये थे हमारे साथ जेम्स हेरेन जी, जो विस्तार पूर्वक आदिवासी समुदाय की जो चिंताएं हैं सेंचुरी को लेकर और वनाधिकार कानून में जो पट्टा देने का परिमाण, उसके सामने क्या चुनौतियां आ रही है, उसको बहुत ही सरल शब्दों में सामने रखा और उसकी दुश्वारियों को सामने लाने की कोशिश की।